नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो सवाल सुबह से ही जनता पूछ रही थी, किसकी सरकार बनेगी, 3 जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहां पर, उसका जवाब तो मिल गया है। मोटा मोटा अगर बात करें, जो बड़ी बिग पिक्चर जिसको कहते हैं, उसकी अगर बात की जाए तो त्रिपुरा और नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दलों के साथ नागालैंड में और त्रिपुरा में ये बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से वापसी कर रही है। नुकसान उनको जरूर हुआ है। 2018 से सीटें भी कम हुई हैं, 2018 से वोट प्रतिशत भी कम हुआ है, लेकिन फिर भी 31 का जो आंकड़ा चाहिए होता है, उस आंकड़े के ऊपर 2 सीट ऊपर 33 पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। कुल मिलाकर जैसे नतीजे वो चाहते थे और जैसे दावे कर रहे थे, वो तो होता नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन अंत में बात वही होती है, जो जीता वही सिकंदर। तो सरकार तो बीजेपी की ही बन रही है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मानिक साहा, डॉक्टर मानिक साहा, जिनको अभी 7 महीने पहले लेकर आया गया था विप्लव देव के राज के बाद। और ये जो फॉर्मूला है भारतीय जनता पार्टी का कि जहां जहां पर भी एंटी इनकम्बेंसी दिखाई पड़े, नाराजगी दिखाई पड़े, मुख्यमंत्री हटाओ, नया मुख्यमंत्री चुनाव से बिल्कुल पहले लेकर आओ, वो फॉर्मूला यहां पे भी फिट बैठता नजर आ रहा है। इसको पहले आपने गुजरात में देखा, उससे पहले उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी ने सक्सेसफुली यानी सफलता के साथ इस पूरे फॉर्मूले को अपनाया। अब मानिक साहा साहब, जिनकी आप तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं, ये तो जीत गए हैं, खुद भी जीत गए हैं, इनकी पार्टी भी जीत गई है। अभी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कैसे लड्डू खाकर खुश हो रहे हैं। लेकिन ये मुख्यमंत्री की सीट पर रहेंगे या नहीं, ये एक बड़ा अभी भी क्वेश्चन मार्क है, जब तक पार्टी इसको आगे आके बता नहीं देती। लेफ्ट और कांग्रेस की अगर त्रिपुरा में बात करें, सब कह रहे थे कि देखिए ये अनलाइकली अलायंस है, ये कैसे साथ आ गए, ये तो प्रतिद्वंदी थे, इनमें बड़ा खूनी संघर्ष रहा है। लेकिन लेफ्ट और कांग्रेस का जो पूरा तालमेल बना था, वो अपनी जो सोच थी, अनुमान था, उससे काफी नीचे उसका प्रदर्शन रहा है। और प्रमुख बात इसमें यह निकल कर आई है कि सीपीआईएम जो है, जो विपक्षी पार्टी है, इस पूरे घटक दल में सबसे बड़ी पार्टी है, वो अपना वोट प्रतिशत पुराने तरीके से वापस नहीं रख पाई है। कांग्रेस पार्टी, जिसने पिछली बार 2018 में 0 सीटें हासिल की थी, बाय इलेक्शन में 1 सीट जीत पाए थे, वो कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर आगे बढ़ती दिखाई पड़ रही है। लेफ्ट और कांग्रेस के अलायंस को 2 सीटों का नुकसान हो रहा है, दोनों सीटें लेफ्ट के खाते से जाती दिखाई पड़ रही है। पर जितना बीजेपी खुश होगी, शायद किंग मेकर के अरमान जो थे, राजा जो है, जो वंशज हैं प्रद्युत मानिक्य देव बर्मन, वो सोच रहे थे किंग मेकर वो बनेंगे, उसकी 2-3 सीटों से समझ लीजिए कमी रहेगी। लेकिन त्रिपुरा मोटा पार्टी जो है, उनकी पार्टी का जबरदस्त प्रदर्शन, शुरुआत जो उन्होंने करी है, धमाकेदार शुरुआत यहां पे करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए फटाफट बात करते हैं नागालैंड की। नागालैंड में भी भारतीय जनता पार्टी और उनके जो सहयोगी दल हैं एनडीपीपी, वो मिलकर सरकार बनाते नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी और जो अलायंस है एनडीपीपी का, उसको 36 सीटें मिली हैं, पिछली बार से 6 सीटें ऊपर, और बहुमत का जो 31 का आंकड़ा है, अभी उससे कम 5 सीटें आगे जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। थोड़ा बहुत एक आध सीट ऊपर नीचे होगी, रुझान जो है अब ये परिणामों में तब्दील होते दिखाई पड़ रहे हैं। एनपीएफ जो दूसरा विपक्षी दल है, देखिए वोट परसेंटेज में भी आपको दिखाई पड़ेगा किस तरीके से 52% के आसपास उनका वोट आ गया। तो ये कुल मिलाकर आपको समझ में आएगा कि वहां पर कुल देखा जाए तो जबरदस्त एक जीत की ओर वहां पर बढ़ रहे हैं। और इसके कई मायने भी होंगे, क्योंकि नागालैंड और मेघालय 2 ऐसे क्रिश्चियन मेजॉरिटी स्टेट हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी इस बार 20 सीटें लड़ी थी, और 20 सीटें लड़ने के बाद अपने सहयोगी जो हैं उनके साथ 40 सीटें उन्होंने खुद लड़ी। कुल मिलाकर ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन के तौर पर दिखाई पड़ रहा है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको बताता हूं, ये जो नीचे आप देख रहे हैं, अन्य अदर्स, 22 सीटों पर ये आगे हैं। कौन है ये अदर्स? ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं है। आपने सुना होगा एलजेपी पार्टी जो है बिहार की, उसके 2 लोग हैं, 5 लोग एनसीपी के हैं, इसमें और कैंडिडेट हैं, जेडीयू के कैंडिडेट भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार के आह्वान पर नागालैंड के लोगों ने वोट दे दिया है। यहां पर कैंडिडेट बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, सिंबल जो है उससे ज्यादा कैंडिडेट जरूरी होते हैं। लेकिन कई ऐसे छोटे दल हैं जिनको यहां पर अच्छी सफलता मिलती दिखाई पड़ रही है, और इसीलिए ये उन 22 अदर्स में हैं। पर खैर, किंग मेकर बनने की जो बात थी, वो शायद यहां पर भी किसी की बनती दिखाई पड़ नहीं रही है। जरूरत बीजेपी को और एनडीपीपी को किसी की है नहीं।
लेकिन नागालैंड में दो और अहम बातें हैं जो भी आपको बताते हैं। एक, पिछली बार की असेंबली में ऑपोजिशन कुछ नहीं था, सारी जितने भी पार्टियां थी, क्योंकि एनपीएफ जो थी वो सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी, फिर वो टूट गई, एनडीपीपी में लोगों ने ज्वाइन कर लिया, और उसके बाद जितने बचे हुए एमएलएस थे उन सब ने सरकार को समर्थन दे दिया। तो देश की एक लौती ऐसी असेंबली थी जहां पर विपक्ष का कोई एमएलए नहीं था। क्या इस बार भी ऐसा होगा? क्योंकि ये जो छोटे छोटे जो जितने भी घटक दल हैं बिना मांगे समर्थन देने को तैयार हैं। अट्ठावले साहब का भी एक एमएलए यहां पर जीत रहा है, तो वो भी समर्थन देने को एनडीए को तैयार है यहां पर। तो ये भी क्या विपक्ष विहीन होगी पूरी वहां की असेंबली, ये भी देखने वाली बात होगी। और दूसरी अहम बात इसमें यह भी होगी, पहली बार नागालैंड की असेंबली में दो महिला जीत कर जा रही हैं। दो महिला एमएलए पहली बार नागालैंड की असेंबली में इस बार होने वाले हैं। एनडीपीपी की दोनों महिला प्रत्याशी है जो जीती हैं। इससे पहले त्रिपुरा की मैं आपसे बात कर रहा था, मैंने आपको दिखाया कैसे मानिक साहा साहब, डॉक्टर साहब बड़े प्रसन्न थे। हमारे सहयोगी रत्नदीप ने उनसे बात भी की, आपको सुनवाते हैं। त्रिपुरा मौथा पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आई है इस बार चुनाव में। आगे चल के क्या सरकार बनाने में उनकी मदद चाहिए होगी आपको? क्या बातें शुरू हो चुकी हैं? बहुत ही अच्छा है और इनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं। और आने वाले दिन इनका जो सोच है कि डेवलपमेंट चाहिए ट्राइबल लोगों का, तो हम लोग भी इनके साथ रहेंगे और ये ज़रूर इनके साथ मिलके हम लोग आगे त्रिपुरा को एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाएंगे। मगर उनका जो कोर डिमांड है उसके साथ अब एक मत नहीं है, तो किस तरह से एक साथ आ सकते हैं? नहीं, ये तो दूसरा चीज़ है। वो डिमांड तो हम लोग कभी भी उसके साथ ये हम मानेंगे नहीं लेकिन डेवलपमेंट का जहाँ तक सवाल है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो उसको लेके हम लोग आगे बढ़ सकता है। एक आखिरी सवाल, जब हमने कैंपेन के टाइम आपके साथ हमने बात की तब आपने भी कहा है कि एक जो कांग्रेस और लेफ्ट की अलायंसेस को आपने हमेशा कहा है कि वो अलायंस नॉन स्टार्टर है। अब जब परिणाम निकले हैं कैसे आकलन करेंगे? हाउ डू यू एनालाइज वेयर डिड द कांग्रेस एंड लेफ्ट अलायंस रियली डिड नॉट वर्क? देखिए, ये एक चीज़ उसमें मैंने ये लोग जो सोचा था, वो 2-3 लीडर है उनका वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए ये काम किया, तो ये तो सक्सेसफुल हुआ एक दिशा में इसलिए क्योंकि सीपीएम का जो वोट है कांग्रेस को मिल गया, लेकिन कांग्रेस का वोट इनको नहीं मिला कांग्रेस का फॉलोअर जो है ये कभी भी नहीं मांगे, तो इसीलिए उसका रिजल्ट मिला है उनको। वो जिस तरह सोच रहे थे तो उस हिसाब से तो मिला नहीं उनको। तो कुल मिलाकर ये बता रहे थे कि किस तरीके से जो अलायंस है वो अपॉर्चुनिस्टिक था, इस वजह से उन्हें उसका कुछ रिजल्ट मिला नहीं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जो हैं उन्होंने भी पूर्वोत्तर राज्यों के जो चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। कहा कि उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। क्या लग रहा है सर, इस रिजल्ट पर क्या प्रतिक्रिया? नहीं, रिजल्ट देखिए, पूरे नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी आज बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं और जिसके वजह से इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन भी दे रहे हैं। ये देश के लिए भी अच्छी बात है। काम करेगा तो चुनाव जीतेगा, तो यही डेमोक्रेसी का नियम है। नागालैंड में भी सर अच्छा प्रदर्शन सब जगह अच्छा होगा। तो जबरदस्त प्रदर्शन की उम्मीद यहां पर लगाए बैठे हुए हैं। कोनराड सांगमा मुख्यमंत्री मेघालय, अब क्या इनका पूरा गठजोड़ रहेगा, क्या सोच रहे हैं? क्योंकि इनको कायदे से देखा है तो भारतीय जनता पार्टी की इनको आवश्यकता पड़ेगी नहीं। उनके पूर्व जो एक दूसरे अलाय हैं जिनके साथ उन्होंने सरकार चलाई, बीजेपी भी उस अलायंस का हिस्सा थी। यूडीपी की अगर बात करें तो यूडीपी और एनपीपी जो है वो मिलकर सरकार बना सकती है। तो क्या इस पर उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। We would like to thank the people of the state for having voted for our party. We're very thankful to them. And of course, we are short of few numbers, so we will just wait for the final results to come out, and then we'll decide how to move forward. Let's just see. I have not even got a chance to even meet my people, so all that thinking will start after that. Sir, all options are open, sir? Yeah, we'll see when the time comes. तो इस वक्त कहे जाए तो सबसे मजबूत पोजीशन में है और ऑप्शंस की कमी नहीं है कोनराड सांगमा को। किसी के साथ भी मिलकर सरकार बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ही आएगी तो ही सरकार बनेगी। लेकिन
कुल मिलाकर एक टेंडेंसी देखी गई है, एक तरीके का रुझान रहता है पूर्वोत्तर राज्यों में, जिसकी सरकार सेंटर में है उसकी तरफ झुकते हुए नजर आते हैं जो रीजनल वहां की पार्टीज हैं। तो क्या ऐसा होगा, बीजेपी को इस अलायंस में जगह मिलेगी, क्योंकि उनके बिना भी सरकार वहां पर आसानी से बन सकती है। और मेघालय की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी टीएमसी में जाके बदल गई थी। वो कांग्रेस जिसको इस बार 60 बिल्कुल नए कैंडिडेट उतारने पड़े, उसने भी यहां पर 5 सीटें हासिल की हैं। पिछली बार सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी कांग्रेस 21 सीटों के साथ, इस बार 5 सीटों पर रह गई है। लेकिन क्या यह भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए सांत्वना की बात है कि उनके नए कैंडिडेट भी वहां पर जीत के आ गया? वो रह पाएंगे कांग्रेस में, नहीं रह पाएंगे 5 साल के लिए, ये एक अलग बात है। हमारे साथ इस वक्त विवेक अग्निहोत्री साहब जुड़ रहे हैं, कंसल्टिंग एडिटर हैं अमर उजाला के। हमारे साथ आलोक वत्स साहब जुड़ रहे हैं, लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के। कुछ देर में चलेंगे और बात करेंगे प्रणब सरकार साहब से, ये एडिटर हैं हेडलाइंस त्रिपुरा के। हमारे साथ महिमा सिंह भी जुड़ेंगी, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन। इन सब से बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं विवेक अग्निहोत्री जी, क्या प्रमुख बातें, इशारे आप इसमें से देख रहे हैं जो 3 राज्यों के अब चुनाव आए हैं? विनोद अग्निहोत्री जी, क्योंकि मोटा मोटा एक बात तो समझ में आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी जिसने पिछली बार पूर्वोत्तर राज्यों में अपना पैर जमाने की, कम से कम दस्तक देने की शुरुआत की थी, अब लग रहा है कि वो पूर्वोत्तर राज्यों में अपनी पोजीशन को और कंसोलिडेट कर पाई है, उसे और मजबूत कर पाई है। नहीं, देखिए, इन चुनावों के नतीजों से 2-3 चीजें निकलती हैं। पहली बात तो यह है कि 2013 में जो पार्टी 1.5%, 2% वोट पाती थी मेघालय में और त्रिपुरा में और इन राज्यों में, वो आज आसाम में, त्रिपुरा में, मणिपुर में और नागालैंड में अपने गठबंधन के साथ, सब अरुणाचल में सरकार में है और सरकार में शामिल है। कहीं सरकार खुद उसके नेतृत्व में बनी हुई है और कहीं वो सरकार में शामिल है। अब जिस तरह का अब मेघालय में भी जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, देखिएगा देर सवेर, मुझे लगता है एनपीपी और बीजेपी और कुछ अन्य को मिला करके कुछ जो है सरकार वहां बन जाएगी। एक तो ये नतीजा है कि बीजेपी जो है अब पूर्वोत्तर की पार्टी उसी तरह हो गई है जैसे कभी कांग्रेस हुआ करती थी, यानी क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल के रूप में बीजेपी। दूसरा, बीजेपी ने जिस तरह त्रिपुरा में वापसी की, उसकी सीटें घटी, उसका वोट परसेंटेज कम हुआ है, लेकिन इसके कांग्रेस सर आपकी शायद अब म्यूट हो गया है, आपका वो आवाज आपकी नहीं चली गई है। हाँ, हेलो जी। उसका एक नतीजा ये है कि कांग्रेस और लेफ्ट का जो अलायंस हुआ उत्तर में, जैसे बंगाल में विफल, वैसे ही त्रिपुरा में विफल हुआ। आपस में एक दूसरे के खिलाफ 50 साल से लगातार राजनीति करती हो, उनका कार्डर कैसे दूसरे को एक्सेप्ट करेगा, ये एक ग्राउंड। ऐसे में क्या होता है कि वो वोट है जो सीपीएम को नहीं पसंद करता वो बीजेपी के साथ चला जाएगा कांग्रेस का, और जो कांग्रेस को पसंद नहीं करता वो भी बीजेपी के साथ चला जाएगा। इसका फायदा भी बीजेपी को मिला है जी। तो कुल मिलाकर के ये सोचना पड़ेगा खास करके कांग्रेस को कि अपने अलायंसेस बनाए तो उसमें क्या करे, कैसे बनाए। हाँ। ग्राउंड रियलिटी देखनी पड़ेगी। मतलब कुल मिलाकर ये बात शायद कांग्रेस का जो विभाजन हुआ है तो जी, कुल मिलाकर ये बात शायद समझनी पड़ेगी। एक चीज और मैं कह दूं जी जी जी, मैं एक चीज और जोड़ रहा हूं। तीसरा जो है विकास का जो एजेंडा है, जो भारतीय जनता पार्टी का, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से पूर्वोत्तर को ध्यान में रखते हुए लगातार वहां पर कंसंट्रेट किया है, और जिस तरह से तमाम सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाएं वहां शुरू हुई और उन्होंने मूर्त रूप लिया है, अमल में लाई गई है, उसका भी फायदा बीजेपी को मिला है, क्योंकि एयरपोर्ट, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब का जो जाल बिछा है वो है। और चौथा ये है कि जो हेमंत बिस्वा शर्मा जिनको कांग्रेस ने खो दिया, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़े रणनीतिकार पूर्वोत्तर में साबित हो रहे हैं, चाहे अलायंस बनाना हो, चाहे चुनाव प्रचार कैंपेन की स्ट्रेटजी। बिल्कुल, हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए ये बड़ा चुनाव इसलिए भी होगा, उनका कद भारतीय जनता पार्टी में बढ़ा है और नॉर्थ ईस्ट में से निकलकर एक राष्ट्रीय स्तर के नेता के तौर पर हेमंत बिस्वा शर्मा आप देखे जा रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर नहीं है, कांग्रेस के लिए। महिमा जी, अगर मैं आपको लेकर आऊं, क्योंकि आलोक जी तो प्रसन्न है इस समय, उनसे क्या सवाल, आलोक जी तो इस समय खुश हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है, तो मैं महिमा जी को पहले ले आता हूं। महिमा जी, ये जो बात है कुल मिलाकर कि एक एलाइज जो चुने,
उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंटी मोदीज्म जिसको कहते हैं कि मोदी को हराने के लिए, बीजेपी को रोकने के लिए जो अलायंस है शायद वो काम नहीं करेगा। एक ऑल्टरनेट देना पड़ेगा, एक विजन देना पड़ेगा, जनता जिसपे यकीन कर सके। क्योंकि त्रिपुरा मैं भी गया और नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्यों में घुमा जहां चुनाव हुआ था, ऐसा नहीं है कि वहां मुद्दे नहीं है या सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं विपक्ष की और कांग्रेस की विफलता ही होगी कि वो लोगों को इस बात का यकीन नहीं दिला पाए कि उनके पास एक बेहतर विजन है। आपको लगता है कि ये जो शुरुआत हुई है 2023 की, इससे कांग्रेस के लिए कई सीख है? अंकित जी शुक्रिया। और इन पंक्तियों के साथ अपनी बात की कहूंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। तो ठीक है, हार जीत है, सिक्के के दो पहलू हैं, चुनाव है और ये तो नियति है, होना ही है। एक को हारना है, एक को जीतना है और हमें जनादेश जो है। लेकिन 2023 की जो शुरुआत हुई, 2023 के पहले चुनाव की जो शुरुआत हुई, वो गुंडागर्दी से हुई। अंकित जी, आपको याद होगा हमारे नेता डॉक्टर अजय कुमार, भूतपूर्व सांसद जो हैं, किस तरह से उनके ऊपर पत्थरबाजी की गई थी त्रिपुरा के अंदर, जो भाजपा की असल संस्कृति और उनकी वास्तविकता दिखाई दी। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसी राजनीति के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। और नागालैंड हो या हिंसक मामले जो हैं वो लगातार सामने आते रहे हैं। नागालैंड के अंदर तो शूटआउट हो गए चुनाव के समय पर। तो ऐसा लोकतंत्र और ऐसी जो राजनीति है उसके कांग्रेस पार्टी सख्त खिलाफ है। हम अंग्रेजों के दौर के खिलाफ लड़ते आए और लड़ाई नामुमकिन लगती थी, और आज जो है वो हम जिस ताकत के खिलाफ लड़ रहे हैं वो शायद बद से बदतर है। लेकिन कोई बात नहीं, मेघालय के अंदर जैसा आपने दुरुस्त कहा कि हमें मिटा दिया गया था और कोई तरीका नहीं छोड़ा गया, कोई सूरत नहीं छोड़ी गई कि कांग्रेस पार्टी जो है अपने मौजूदा जो है लड़ सके चुनाव। तो हमें नए तरीके खोजने पड़े और हमने नए तरीके खोजे। ये जो एक निम्न स्तर तय किया है इस देश के अंदर राजनीति का, उसके लिए भाजपा जिम्मेदार है और उन्हें इसका जिम्मा लेना चाहिए कि उन्होंने एक नई दिशा दी है। और ये दिशा बिल्कुल अच्छी नहीं है। ये सूरत हाल बहुत बहुत ये देखने के लेकिन क्या कहीं कुछ आत्मचिंतन भी है मैडम? क्योंकि देखिए, आप जाहिर सी बात है कि आप विपक्षी दल होने के नाते आप सवाल जरूर कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खुद को भी देखना होगा। क्योंकि आप खुद ना खुद अगर देखें, चाहे प्रद्युत देव बर्मन हो, चाहे कॉर्नेड सांगमा हो, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो, कांग्रेस से ही निकले हुए लोग आज वो हैं जो जहां पर अच्छा कर रहे हैं कांग्रेस से बाहर निकलने के बाद। जब तक कांग्रेस में थे तो शायद वो उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे। तो क्या कहीं ना कहीं सोचना होगा कि अपनी विचारधारा, अपने लोगों को किस तरीके से आगे लेके जाया जाए? ये कुछ ताकतें हैं जो साथ आई हैं, एक वॉशिंग मशीन है जो कुछ ताकतों को साथ जोड़ने के लिए उनके सारे दाग धो देती है। इन सब लोगों के ऊपर केसेस पेंडिंग है अंकित जी, ये हमें याद रखना होगा। और वो जो केसेस हैं उनके फैसले होना, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना अभी बाकी। रखना होगा कि ये ऐसा नहीं है कि वो कांग्रेस से निकलकर बेहतर कर रहे हैं। आपको याद होगा कि यात्रा से बिल्कुल पहले, भारत जोड़ो यात्रा से बिल्कुल पहले गुलाम नबी आजाद कांग्रेस पार्टी को छोड़कर गए थे और किस तरह की बातें करके गए थे। और उसके बाद सैकड़ों की संख्या में उनकी पार्टी से लोग वापस कांग्रेस के अंदर आए। और मैं बहुत से लोग जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए हैं उनसे बात करती रहती हूँ, उनके विचार सुनती रहती हूँ, को सुनती रहती हूँ और सहानुभूति जताती रहती हूँ। हमारे पास विजन है अंकित की, लेकिन समय अनुकूल होगा, आज प्रतिकूल है, कोई बात नहीं। इसीलिए जनादेश सर माथे पर है, जनता को जागरूक करने के लिए अपनी मुहिम हम जारी रखेंगे। आलोक जी, बधाई हो सबसे पहले तो सर आपको। आपकी पार्टी आज अच्छा प्रदर्शन किया है। आपके लिए 2023 की शुरुआत जो है, जिसको कह रहे हैं रोड टू 2024, यानी कि उसकी जो शुरुआत हो गई है उस अश्वमेध यज्ञ की, उसमें आपको आज जीत से शुरुआत हो रही है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा के अंदर, बेशक आप जीते हैं, 45-50 सीटों का आप लोग दावा ठोकते थे, 33 है, 2 ही सीट ऊपर है मेजॉरिटी मार्क्स से, तो क्या भारतीय जनता पार्टी इससे संतुष्ट हो सकती है? और क्या ये जो बात हो रही है कि ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बढ़त है? क्योंकि देखिए, कुल मिलाकर अगर नागालैंड की बात करें, मेघालय में कायदे से आपकी आवश्यकता है नहीं, अगर वो चाहें तो सरकार आपके बिना भी बना सकते हैं। तो क्या बीजेपी के लिए इस जो रिजल्ट आया है इसके क्या मायने हैं, क्या नेशनल तौर पर भी? क्योंकि इसके बाद अब कर्नाटक का चुनाव आएगा, अगले और चुनाव आएंगे, उसमें इसका कुछ आप असर देखते हैं क्या? देखिए, हमने एक बहुत बड़ा मिथ तोड़ा है इस चुनाव में
कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की पार्टी है। यह हिंदू मुस्लिम करके राजनीति करती है। यहां कौन सा हिंदू मुस्लिम था, यहां कौन सा हिंदुत्व मेजोरिटी थी, और यहां हमने जीत का परचम लहराया है। ठीक है, एक जगह हमने अपने दम पे जीता है, एक जगह हम एली के साथ मेजोरिटी में है, लेकिन एली के साथ चुनाव तो अब एक तरीके से इट हैज बिकम कंपल्सरी। लगभग हर पार्टी किसी न किसी के साथ तालमेल करती है। तालमेल की राजनीति पिछले 2 दशक से चल रही है इस देश में। आज भी हम सेंटर में सर, लेकिन अगर जो आप कह रहे हैं कि हमने कोई विभाजन की राजनीति नहीं करी, तो दोहरी राजनीति तो थोड़ा सा लोग कहेंगे ही इसको। मेघालय में जो आपके पार्टी चीफ हैं वो कहते हैं मैं बीफ खाता हूं, मुझे बीफ खाने से कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस आपकी पार्टी चाहे नागालैंड हो चाहे मेघालय हो, वहां पर कहती है देखिए हम इन सब चीजों में पड़ना नहीं चाहते, हम किसी धर्म के ऊपर कुछ कहना नहीं चाहते और बीफ से हमें कोई दिक्कत नहीं है। यही पार्टी है जिसके ऊपर आरोप लगता है मध्य प्रदेश में और बाकी राज्यों में कि ये क्रिश्चियन जो चर्चेस हैं उसके ऊपर हमला करते हैं या उसको ऐसे लोगों के साथ मिले हुए हैं जो उनको उकसाते हैं। और यही पार्टी है जो बार बार सवाल उठता है कि देखिए क्या ये जो बात आपने नागालैंड में कही या मेघालय में कही, उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी आप ये बात कह देंगे कि जिसको जो खाना हो खाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, ये सर्वविदित है, जिसको जो खाना है खाए। वन मैन्स मीट इज अदर मैन्स पॉइजन। एक आदमी के लिए बहुत सुचारू भोजन है, कोई चीज दूसरे के लिए वो जहर है। हमने उन चीजों को रोका है जहां पर यह अवैध तरीके से लादा गया है या अवैध तरीके से गो तस्करी की जा रही है। इस गलतफहमी को दूर कीजिए। आपको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा मीट का निर्यात होता है। हाँ। हमने रोक दिया उसको। तो ये जो गलतफहमी हमारे बारे में फैलाई जाती है, उसको, उस मिथ को दूर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम किसी चीज के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन आप इलॉजिकली अगर हमारे ऊपर थोपेंगे जी और गाय माता का आप अवैध रूप से काटेंगे, तो वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कहीं भी हो। सर, लेकिन जो आपको खाना खाइए, जज जूरी एग्जीक्यूशनर उसकी भारतीय जनता पार्टी थोड़ी बन सकती है। सड़कों पर लोगों को थोड़ी उसके लिए मारा जा सकता है, जैसा हमने कई जगह पर देखा भी। लेकिन अग्निहोत्री जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। विनोद अग्निहोत्री जी, महिमा जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं आपसे समझना चाहता हूं सर, क्योंकि कहीं ना कहीं यह बात भी हमें समझनी होगी कि 3 राज्यों का चुनाव है और अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि इन राज्यों में इतनी लोकसभा की सीटें हैं कि 2024 इन्हीं से तय हो जाएगा या इन्हीं में हार जीत का फैसला हो जाएगा। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस जीत को एक बड़े पैमाने पर बाकी राज्यों में या 2024 के लिए बेच सकती है, और क्या कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा सेटबैक है अगर मैं बड़े पिक्चर की बात करूं 2024 की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी छोटी जीत को भी बड़े रूप में प्रदर्शित करने में उसको राजनीतिक महारत हासिल है। मुझे याद है बिहार का चुनाव जब हो रहा था 2015 में, तो लद्दाख में हिल काउंसिल में भारतीय जनता पार्टी जीती थी, तो प्रधानमंत्री जी ने अपनी सभा में उसका जिक्र किया था कि लद्दाख से ठंडी हवा बह रही है भाजपा के पक्ष में। आप देखिए, चाहे हैदराबाद के नगर पालिका का चुनाव हो, उसमें भाजपा किस तरह लड़ती है और कैसे प्रचारित करती है। आज शाम को 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा कार्यालय जाएंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। वो हर चुनाव में जीत के बाद 2014 से वो करते हैं। कांग्रेस को ये सब ऑप्टिक्स नहीं मालूम है। कांग्रेस 2018 में 3 राज्यों में चुनाव जीतती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बीजेपी से छीनती है, लेकिन कांग्रेस कार्यालय में पटाखा से नहीं छूटता। न राहुल गांधी सामने आते हैं, न सोनिया जी आती है, न कोई आता है। अभी हिमाचल जीती कांग्रेस, गुजरात जीतने पर बीजेपी में जश्न हो रहा था, आज कांग्रेस कार्यालय में सन्नाटा था। तो कांग्रेस अपनी जीत को भी सेलिब्रेट नहीं कर पाती है। हार तो छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत को सेलिब्रेट करती है, उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करती है और अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरती है, अगले चुनाव की तैयारी करती है, और ये उसका राजनीतिक कौशल है। आज 7 बजे जब प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे तो देखिएगा वो कैसे त्रिपुरा की जीत को, नागालैंड की जो उनके गठबंधन की जीत है, और जिस तरह मेघालय में जो नतीजे आए वो किस तरह से वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचाते हैं। बिल्कुल, भाजपा के पास ये नहीं। जहां तक इन चुनाव का, लोकसभा चुनाव, देखिए विधानसभा चुनाव का नैरेटिव अलग होता है, लोकसभा का अलग होता है। इसमें कोई 3 राज्य 18 में जीतने के बाद 19 कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाती है लोकसभा, और जबकि दिसंबर में जीती थी, तो अलग अलग होता है। लेकिन कोई भी चुनाव पार्टी के कार्यकर्ताओं का, पार्टी के जनाधार वर्ग का मनोबल तय करता है। ये 2023 के पहले चुनाव थे। हमारे उत्तर प्रदेश में जो है, या पूरे देश में, सुबह सुबह जब दुकान खुलती है और कोई ग्राहक आके कुछ खरीद ले जाता तो कहते हैं बोहनी अच्छी हुई,
हाँ। तो लेकिन हालांकि है कि बोहनी का मतलब ये नहीं पूरे दिन बिक्री होगी, हाँ। लेकिन बोहनी अच्छी हुई है। तो मैं कह सकता हूं भाजपा की 2023 की बोहनी अच्छी हुई है। और आगे क्या होता है ये मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव में क्या नतीजे आते हैं वो अलग है। फिर भी बिल्कुल, और एक मोमेंटम कम से कम 2024 के थोड़ा सा एक लोकसभा मोमेंटम आपके पक्ष में दिखाई पड़ता है, ऐसा लगता है कि लोग आपको स्वीकार जी, रहे हैं, तो बिल्कुल। उससे माहौल कार्यकर्ताओं बनाने में का थोड़ा मनोबल बढ़ता सा है, आसानी होती है। आपका महिमा जी, मनोबल बढ़ता हम ये बात आप अच्छे से देखें, उसको आपको बुरा लगे क्योंकि ये बात कहा जाती है कि देखिए पीआर करती है भारतीय जनता पार्टी, उसमें उसकी महारत हासिल है, लेकिन अब कम से कम अमूमन हर चुनाव के बाद यही बात होती है कि कांग्रेस पार्टी, चाहे हिमाचल आप लोग जीते लेकिन उस तरह का ताकत, जोश, जश्न नहीं दिखा जितना भारतीय जनता पार्टी में दिखा। मैं कंपैरिजन सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि अगर राजनीति का अभी खेल इस तरीके का बन गया है तो क्या कांग्रेस पार्टी अभी भी इसको समझ नहीं पा रही है? क्यों ऐसा नहीं लगता कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो एक लगा था कि थोड़ी ऊर्जा आई है, काडर में थोड़ा ऊर्जा आई है, वो बहती दिखाई पड़ी? नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी आपके बड़े बड़े नेता वहां जाते हुए दिखाई पड़े। बार बार ये बात होती है कि कांग्रेस में भूख नहीं है चुनाव लड़के जीतने की। अपना अपना तरीका है अंकित जी, अपना अपना चरित्र है, अपना अपना व्यक्तित्व है, अपनी अपनी संस्कृति है। हम यात्रा करते हैं, जनता तक जाते हैं एक ऐसे दौर में, एक ऐसे काले दौर में जब लोकतंत्र के ऊपर आघात इतना जबरदस्त है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो या सीबीआई हो या इलेक्शन कमीशन हो, जगह जगह आप देखिए नागालैंड के अंदर किस तरह के हादसे हुए हैं चुनाव वाले दिन, लेकिन उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन के कान पर जू तक नहीं रहेंगी। ये दुखद है। ऐसे में अगर हम एक प्रदेश में चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन गुजरात जैसे प्रदेश में, जहां मैंने उस समय भी ये बात बहुत बार उठाई, राज्य के अंदर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का अपमान होता है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को उचित लगता होगा अपने अपने तरीकों से जो है जश्न मनाना, लेकिन हमारे जो संस्कृति है और हमारा जो हम न तो हार में थक के बैठ जाते हैं और न ही हम जीत को इतना बड़ा सेहरा बना लेते हैं अपने सरकार। वो ठीक है। और जब मैं ये बात कहती हूँ एक मिनट आप मुझे 30 सेकंड और दीजिएगा, क्योंकि ये बात पूरी करके जो बात मैं पहले कहने के लिए हाथ उठा रही थी वो बोलूंगी। तो इसमें दो पंक्तियां जो मुझे फिर याद आती है वो ये है कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो जो ठाना हुआ है वो हमारे मन में है, दक्षिण से उत्तर हम कर चुके हैं और अब आप देखेंगे कि पूरब से पश्चिम हम करेंगे यात्रा, जनता के बीच में पहुंचेंगे। अब वो सवाल जो मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, नेता से पूछना है, वो स्पष्टीकरण की यहाँ पर बातें कर रहे थे। बहुत अच्छी बात है, भाजपा के मुंह से स्पष्टीकरण अच्छा लगता है क्योंकि तो आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं आमतौर पर। इनसे दो सवाल पूछने हैं मुझे और आप अगर उत्तर ले लेंगे तो आपकी दाद दूंगी मैं, क्योंकि सुबह से पूछ रही हूँ, सवाल उत्तर नहीं मिला। बस ये थोड़ा जल्दी नागालैंड में पूछ रही थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर इनका क्या टेक है नागालैंड और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को लेके, और नागा पॉलिटिकल इशू का इनके मैनिफेस्टो के अंदर कोई जिक्र क्यों नहीं मिला। ये बात यहाँ 20 की कर रहे थे और 20 सीटिंग की कर रहे थे, ये बताते नहीं है कि क्रिश्चियंस की डीलिस्टिंग क्यों हो रही है क्रिश्चियन ट्राइब की, और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर 371 को लेकर के अपना स्टांस क्लियर नहीं करते, वो कर ले जरा। ठीक है, मैं इनसे जवाब जरूर लूंगा आलोक जी से, लेकिन उससे पहले जरा कुछ एक बार आंकड़े हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये कुल मिलाकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की पूरी एक प्रथा बन गई है, कवायद बन गई है कि जीत होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा और उनका कद को फटाफट आगे लिया जाता है कि उनकी वजह से देखिए जीत हुई है, तो उन्हीं का चेहरा हमने यहाँ पर त्रिपुरा की जंग में लगा दिया है, क्योंकि बीजेपी ने तो उनको अपना जो है जीत है मोदी जी को समर्पित कर ही दी है। तो 33 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा में बढ़त बढ़ाए हुए है, जीतती दिखाई पड़ रही है, लेकिन लेफ्ट और कांग्रेस के अलायंस जो धार सोच रहा था उसको मिलेगी, वो मिलती दिखाई नहीं पड़ रही है। 13 सीटें जरूर मिली हैं, लेकिन एक जबरदस्त डेब्यू जिसको कहते हैं वो जरूर करा है त्रिपुरा मोठा ने। किंग मेकर तो नहीं बन सके, लेकिन विपक्ष में एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अगर यहां से लगातार प्रद्युत देव बर्मन की मेहनत रही तो आगे के लिए उनके लिए एक बड़ा फ्यूचर जरूर बन सकता है त्रिपुरा की राजनीति में। तो ये तो था, आपने त्रिपुरा में हमारे साथ मोदी जी, सीताराम येचुरी और प्रद्युत देव बर्मन साहब हमारे स्टूडियो में प्रकट हुए। वैसे ही बाकी राज्यों के बारे में भी आपको बताते रहेंगे। छोटा सा इस वक्त एक ब्रेक हमें लेना होगा और ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। ये जो चुनावी नतीजे हैं, इसकी जो गर्जना है वो थोड़ा दूर तक जाएगी, उस पर भी बात करेंगे।
इस वक्त की अहम एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन के विदेश मंत्री से बात करने के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं। Strong sentiment with G20 countries expressed on the need to strengthen multilateralism in the context of the dramatic changes in the global order, and the G20 recognized in the context of the UN the essentiality of reforms and the need for reinvigorated multilateralism. The important principles of international development cooperation, such as host country ownership, equal partnerships, tailoring such cooperation efforts with local needs. These were some aspects highlighted by the G20. They also touched upon the need for MDBs, the multilateral development banks, to mobilize additional financing and welcomed efforts to provide additional financing for sustainable development goals. The outcome document also stresses upon the need to have reliable food and fertilizer supply chains, as well as resilient and sustainable energy supply chains. In the context of global food and energy insecurity, this, we believe, is a very important message. I would also like to highlight that the foreign ministers unequivocally condemned terrorism in all forms and manifestations and recognized that all acts of terrorism are criminal and unjustifiable. They called for strengthening of efforts to deny safe havens to terrorist groups, freedom of operations, movement and recruitment, as well as financial, material or political support. The G20 also reflected upon the threats arising from the misuse of new and emerging technologies and highlighted the importance of strengthening international cooperation in that regard. For the first time, the G20 foreign ministers considered and discussed the topic of counter-narcotics and called for inclusive and strong international cooperation in this regard. They also discussed the topic of global skills mapping, and this was in the context of the changing nature of work. They recognized that well-integrated, skilled workers benefit not only in their country of origin, but also the destination country where they may happen to be employed. The G20 also accepted the need to strengthen international cooperation in the field of humanitarian assistance and disaster risk reduction. This will be further discussed in the working group on this particular subject, which has been newly set up by the Indian presidency. Now, as you all know, women-led development is one of the key priorities of the Indian presidency, and it has been personally highlighted by the Prime Minister. After due deliberations on the G20 table, the foreign ministers affirmed the need to put gender equality and empowerment of women and girls, including their leadership, at the core of our efforts for inclusive recovery. Important discussions on global health were also held. The statement, the outcome document I'm talking about, highlights the need for strengthening key aspects of global health architecture, support for the pandemic fund, and continued political attention to global health. It stresses the need for implementing the One Health approach. The foreign ministers addressed climate action in the context of common but differentiated responsibilities and urged developed countries to fulfill their commitments to deliver on. भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस वक्त बात कर रहे थे। G20 में जो विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है, उसमें चीन के साथ विदेश मंत्री के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक के बाद बता रहे थे कि क्या-क्या मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन अब थोड़ा बात करते हैं एक दूसरी बड़ी खबर की। आज की चुनावों से भी शायद अगर कहें तो एक बड़ा असर जिस खबर का होगा वो सुप्रीम कोर्ट से आई, जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और चुनाव आयोग की स्वायत्तता को लेकर एक बड़ा अहम ऐतिहासिक फैसला किया। अब एक कमेटी का गठन होगा, जो कमेटी चुनाव चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति करेगी। इसमें ये जो 5 जजों की संविधान पीठ है, उसने एक मत से यह फैसला दिया कि मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए मौजूदा जो प्रक्रिया है उसको रद्द कर दिया गया है। अब प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एक कमेटी
इन नामों की सिफारिश करके उन्हें राष्ट्रपति के पास भेजेगी, जो बाद में चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त बनेंगे। सीईसी और ईसी जो है उन्हें समान संरक्षण दिया जाएगा और उन्हें हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी अब एक जैसी कर दी गई है। सीईसी और जो इलेक्शन कमिश्नर यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं उनकी सरकार जो है अब उन्हें हटा नहीं सकती, उन पर दखलंदाजी सरकार की बिल्कुल खत्म कर दी गई है। चुनाव आयोग को स्वतंत्र होना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि लोकसभा राज्यसभा की तरह चुनाव आयोग भी स्वतंत्र प्रतिष्ठान है और रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट लोकसभा और राज्यसभा की तरह चुनाव आयोग को स्वतंत्र बने रहना चाहिए। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग के कामकाज में सरकारी दखलंदाजी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। नियुक्ति की प्रक्रिया जब तक लागू नहीं होगी तब तक ये जो है तब तक कोई कानून इस पर संसद नहीं बना सकती। ये नियुक्ति की प्रक्रिया तब तक लागू रहेगी जब तक संसद इस पर कोई कानून नहीं बनाती। तो अगर कुछ इसमें बदलाव होना है, कोई कानून बनना है तो संसद को बनाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले तब तक ये नियुक्ति की प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं और इसका असर क्या है उस पर भी बात करते हैं। केसी मित्तल वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सुदीप श्रीवास्तव साहब जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया। श्रीवास्तव साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसका असर बहुत दूरगामी होगा। मतलब चुनाव आयोग में जिस तरीके से इलेक्शन कमिश्नर्स की और बार बार हमने देखा राजनीतिक पार्टियां जिस तरीके से चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर, उनके कामकाज पर सवाल उठा रही थी, उस परिप्रेक्ष्य में यह एक मील का पत्थर साबित होगा आज का फैसला। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। और 324 में जो अवधारणा चुनाव आयोग की गई है कि एक निष्पक्ष चुनाव आयोग होगा, एक अंपायर की भूमिका निभाएगा, वो अब सही अर्थों में निभाने के लिए एक सक्षम चुनाव आयोग बनेगा। ये इस फैसले ने मार्ग प्रशस्त कर दिया है। लेकिन अगर आप सोचें कि इस फैसले का इमीडिएट कोई परिणाम, चुनाव परिणाम 2024 के चुनावों में या अभी जो होने वाले राज्यों के चुनाव में देखने को मिलना है, तो अभी वैसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो वर्तमान चुनाव आयोग नियुक्त है वो 2025 तक उनका कार्यकाल है। तो फिलहाल मुझे अभी कोई नई नियुक्तियां इस फैसले के आधार पर होती हुई दिखाई नहीं देती। लेकिन श्योरली ये फैसला और जिस तरीके से इसमें तर्क दिए गए हैं फैसले में कि क्यों चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए, वो एक बहुत ही दूरगामी फैसला है। बिल्कुल। मित्तल साहब, आपको लगता है कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ अगर घटना समझी जाए और समझने की कोशिश की जाए तो जो तल्खी चल रही थी सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में, अदालतों के बीच में, चाहे वो कोलिजियम सिस्टम को लेकर हो, नियुक्ति को लेकर हो, लगातार कुछ बयान भी आ रहे थे सरकार की तरफ से। वाइस प्रेसिडेंट साहब ने भी इस पर कुछ बातें कही। इस डिसीजन के बाद वो थोड़ा और बढ़ जाएगी क्या? आपने इसके साथ कोलेजियम को जोड़ने की कोशिश की है, जो कि जजेस की नियुक्ति के लिए है। उसको थोड़ा सा अगर आप अलग कर दें तो मैं आपको एक छोटी सी भूमिका बताना चाह रहा हूं। जब संविधान बन रहा था तो ड्राफ्ट में इलेक्शन कमीशन को गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट बनाया गया था ओरिजिनल ड्राफ्ट में। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा नहीं, इसको यहां से हटाइए और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अलग से बनेगी, और इसीलिए संविधान में इसको एक अलग दर्जा दिया गया और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनी और इनको 324 की पावर भी दी गई, जो कि बहुत ही बड़ी पावर है। बदकिस्मती क्या है कि लोग चर्चा करते हैं टी.एन. शेषन साहब का अक्सर, पर कहीं ना कहीं इलेक्शन दुर्भाग्य की बात कहें या कुछ भी कहें, इलेक्शन कमीशन पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बहुत अरसे से चला आ रहा है। बिल्कुल उनकी, और उसी का सबसे बड़ा कारण है जिस तरीके से एक अपॉइंटमेंट हुआ अरुण गोयल का, जहां तक कि जो कि इस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट में उसका भी चर्चा है। हाँ। जहां तक कि पीसी की अपॉइंटमेंट का भी चर्चा है कि उनको जो है ना प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेके इतनी जल्दी नियुक्त कर दिया गया। जी। एक अहम चीज जो मैं समझता हूं कि इस जजमेंट से है
श्रीवास्तव जी ने कहा कि भाई अभी तो नियुक्ति कोई नहीं हो रही, लेकिन जो कम से कम आज भी जो इलेक्शन सीईसी हैं या इलेक्शन कमीशन है, उनकी काम करने की जो तरीका है उस पर एक जो क्वेश्चन मार्क है, वो उनको मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं वो बदलेंगे। वो भी इस बात को समझेंगे कि हम क्या हैं और हमें क्या करना चाहिए। एक सिक्योरिटी भी होगी, आपका पूरा जो कार्यकाल है उससे पहले आप हटाए नहीं जा सकते, तो इस तरह की जो बातें हैं उससे शायद अभी से कुछ ना कुछ इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। सर मुझे छोटा सा एक ब्रेक लेना है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। माफी चाहूंगा विदेश मंत्री जी के जो बयान के चक्कर में, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के चक्कर में हमें थोड़ा समय इस पर कम देना पड़ा। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं, सिलसिला जारी रहेगा। चलिए अब बात करते हैं एक दूसरी अहम खबर की। हाथरस गैंगरेप और हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने हाथरस में SC/ST एक्ट में 4 जो लोग थे, जिनको 3 में से 3 आरोपियों को बरी कर दिया है। मुख्य आरोपी संदीप सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इस मामले में दूसरे आरोपी लवकुश, रवि और राम कुमार को बरी कर दिया गया है। पीड़ित परिवार फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगा। हाथरस की यह वारदात 14 सितंबर 2020 को हुई थी। आपको याद होगा कि इसमें जब पीड़ित लड़की थी, जिसको पुलिस ने पुलिस के पहरे में जिस तरीके से उसके शव को अंतिम संस्कार किया गया था, उसके बाद बड़ा राजनीतिक हलचल हुई थी। अब इस मामले में ट्रायल कोर्ट का फैसला आ गया है, जिसने संदीप सिंह को, मुख्य आरोपी को, भेज दिया है उम्र कैद के लिए और बाकी 3 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। जाने से पहले एक और खबर पर आपका ध्यान लिए चलते हैं। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन आज दिखाई दिया। यहां पर सफदर अली एक व्यक्ति है, उनके घर पर बुलडोजर चलाया गया। कहा जा रहा है कि अतीक अहमद के ये सहयोगी हैं और सफदर अली का जो घर है उसका नक्शा पास नहीं हुआ था, इस वजह से वहां पर कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन इससे पहले भी कल अतीक अहमद के करीबी जफर अहमद के घर पर बुलडोजर चला चुका है। तो घटना होने के बावजूद वहां की जो विकास प्राधिकरण है उसको सडनली ऐसा लगता है कि नक्शे जो है सबके चेक कर लिए जाएं और कुछ लोगों के चेक करके और उन पर बुलडोजर तुरंत कार्रवाई पूर्वक चला दिया जाता है। चलिए, सवाल इंडिया का में आज के लिए इतना ही। बने रहिए NDTV इंडिया के साथ, खबरों का सिलसिला जारी है।